हेलो एवरी वेलकम टू एडुकेशन। तो आज हमारा लास्ट पार्ट है। 45 से 55 तक हमारे सेक्शंस बचे हुए हैं, 10 सेक्शंस। तो हम आज इसको कंप्लीट कर देंगे अपने सेक्शंस को, और हमारा आज फोर्थ एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो हम यूट्यूब पे अपने 4 एक्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब आज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, आपके 3 एक्ट्स बचेंगे। पंजाब लैंड रेवेन्यू, दिल्ली लैंड रिफॉर्म्स और राइट टू फेयर कंपनसेशन। ठीक है ना, इनको भी हम जल्दी जल्दी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, लाइव क्लासेस हमारी चल रही हैं, और हमने अपना 349 का 600 एमसीक्यू वाला जो बैच है वो लॉन्च कर दिया है। आज हमारा लाइव हो चुका है। जिन बच्चों ने लिया था उनको फुल एक्सेस मिल चुका है। ठीक है, अगर आप किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे जो हम अपना लिंक देते हैं अपने टेलीग्राम चैनल का, स्टडी ग्रुप का, उसे ज्वाइन करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना 45 सेक्शन। तो जो ऊपर ऑब्जेक्शंस होते हैं, जो कोर्ट और कलेक्टर नोटिस देते हैं, तो उनकी जो होती है सर्विस, सर्विस का मतलब कि उनको कैसे भेजा जाता है नोटिस को, तो उनके बारे में प्रोविजंस बताता है 45। सर्विसेज ऑफ एनी नोटिस अंडर दिस एक्ट शैल बी मेड बाय, मतलब या तो उनको बाय हैंड दे देना है, डिलीवर कर देना है, बाय पोस्ट कर देना है। ठीक है ना, इन द केस ऑफ अ नोटिस अंडर सेक्शन 4 बाय द ऑफिसर देयर इन मैंशनड, ये मतलब जब लैंड एक्वायर करेंगे उस केस की बात करी जा रही है। एंड इन द केस ऑफ एनी अदर नोटिस बाय एन ऑर्डर ऑफ द कलेक्टर और द जज। तो जो मैंने आपको बात बताई थी कि बाकी किसी भी टाइप का नोटिस देना है तो वो उस कोर्ट से जाएगा, तो कलेक्टर की कोर्ट से जाएगा या फिर जाएगा जज की कोर्ट से। ठीक है ना, वेन एवर इट मे बी प्रैक्टिसेबल द सर्विस ऑफ द नोटिस शैल बी मेड ऑन द पर्सन देयर एंड नेम्ड, मतलब इसमें ये कहा गया है कि जिस इंसान का नाम लिखा गया है नोटिस पे, उसी को वो नोटिस सर्व होना चाहिए। व्हेन सच पर्सन कैन नॉट बी फाउंड, अगर वहां पे कोई पर्सन वो जिसके नाम से नोटिस देना था वो नहीं मिलता है, तो क्या होगा, उस की फैमिली के किसी भी एडल्ट मेल मेंबर को उस नोटिस की सर्विस हो जानी चाहिए। अगर वो भी नहीं होता है, मेल मेंबर भी नहीं मिलता है, तो वहां पे चिपका देना चाहिए उसके आउटर डोर पे। ठीक है ना, डुएल्स और कैरीज ऑन बिजनेस, मतलब कोई इंसान कहीं पे रहता है तो वहां पे चिपका देना चाहिए। किसी बिजनेस से रिलेटेड है तो यहाँ पे बिजनेस होता है, वहां पे चिपका देना चाहिए। ठीक है ना, और ऑफ द कलेक्टर इन द कोर्ट ऑफ द हाउस एंड ऑल्सो इन सम कॉन्स्पिकुअस प्लेस ऑफ द लैंड। ठीक है ना, और मतलब वहां पे तो चिपका ही देना चाहिए जहाँ पे जिसको भेजा है, जो प्रॉपर्टी कंसर्न्ड है। उसके अलावा किसी और एक ऐसी जगह पे नोटिस को चुपकाना चाहिए जहाँ पे सब लोग देख सकें। ठीक है ना, प्रोवाइड जो उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाए बेसिकली। ठीक है ना, प्रोवाइडेड दैट इफ द कलेक्टर और जज शैल सो डायरेक्ट अ नोटिस में बी सेंड बाय पोस्ट, अगर उसमें स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है कलेक्टर ने या फिर जज ने कि ये नोटिस पोस्ट के द्वारा जाना चाहिए, तो फिर उसको पोस्ट के द्वारा भेजना चाहिए। ठीक है ना, और अगर पेनल्टी फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग एक्विजिशन फॉर लैंड, अगर कोई इंसान ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है लैंड को एक्वायर करने में, तो पेनल्टी क्या क्या है। Whoever willfully obstruct any person in doing any of the acts authorized by section 4 और 8, और willfully fills up, destroys, damages और displaces any trench or mark make under, मतलब फॉर एग्जांपल किसी की प्रॉपर्टी कहीं तक आ रही है, वो मार्क हटा दिया और उसने दिखाया कि मेरी प्रॉपर्टी इसके आगे तक आ रही है, तो क्या होगा, शैल ऑन कन्विक्शन बिफोर मजिस्ट्रेट बी लाइबल फॉर अ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ, मतलब 1 महीने तक इसको जेल हो सकती है, सजा हो सकती है। और फाइन कितने तक का हो सकता है, 500 से ज्यादा का नहीं हो सकता। या तो फाइन हो सकता है, या 1 महीने की जेल हो सकती है, या दोनों हो सकती है। ठीक है ना, मैजिस्टर वो मैजिस्ट्रेट टू एनफोर्स सरेंडर इफ द कलेक्टर इज अपोज और इम्पीडेड इन टेकिंग पोजीशन, मतलब कलेक्टर को कोई प्रॉब्लम आ रही है पोजीशन लेने में लैंड एक्विजिशन के, तो ही शैल इफ अ मजिस्ट्रेट एनफोर्स द सरेंडर ऑफ अ, तो जो मजिस्ट्रेट होगा, कोर्ट मजिस्ट्रेट जो होगा, वो एनफोर्स कर सकता है, वो ऑर्डर पास कर सकता है कि जो ओनर है लैंड का वो लैंड को सरेंडर करे। एंड इफ नॉट मजिस्ट्रेट he shall apply to a magistrate within the towns of the Calcutta, Madras, Bombay. He could specific provisions Calcutta, Madras और बॉम्बे से रिलेटेड टू द कमिश्नर ऑफ द पुलिस। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देगा मजिस्ट्रेट को, मजिस्ट्रेट का इन्फॉर्मेशन अगर ऑर्डर नहीं फुलफिल होता है, नहीं कंप्लायंस होता है, तो फिर वो सीपी कमिश्नर ऑफ पुलिस एंड सच मजिस्ट्रेट और कमिश्नर जिसके जुरिस्डिक्शन में वो लैंड आता है। ठीक है ना, इसके बाद आते हैं 48 पे, कंप्लीशन ऑफ एक्विजिशन नॉट कंपलसरी बट कंपनसेशन टू बी अवॉर्ड व्हेन नॉट कंप्लीटेड। तो
एक्विजिशन किस केस में कंप्लीट नहीं होगा और कंपनसेशन जो अवार्ड किया वो किस केस में कंप्लीट नहीं माना जाएगा, इसकी कुछ सिचुएशंस बताई गई हैं। तो ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट इन द केस प्रोवाइडेड फॉर इन सेक्शन 36 द गवर्नमेंट शैल बी एट लिबर्टी टू विड्रॉ फ्रॉम द एक्विजिशन, मतलब जो भी नोटिफिकेशन निकाला उसको कभी भी विड्रॉ कर सकती है। Whenever the government withdraws from any such acquisition, the collector shall determine the amount of compensation due for the damage suffered by the owner in the consequence of the notice. अब उसको गवर्नमेंट कलेक्टर कंपनसेट करेगा जितना को उस टाइम पीरियड के अंदर मतलब डैमेज हुआ है जो लैंड ओनर था, जिसका लैंड एक्वायर होना था। ठीक है ना, जब जिन जो जॉइंट होल्डर से लैंड के उनका जो भी नुकसान हुआ था, एंड शी शैल पे सच अमाउंट टू अदर पर्सन इंटरेस्टेड टुगेदर विद ऑल कॉस्ट रीजनेबली इंकर्ड बाय हिम इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट रिलेटिंग टू द सैड लैंड। ठीक है, द प्रोविजंस ऑफ पार्ट 3 ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई सो फार एज मे बी टू द डिटर्मिनेशन और कंपनसेशन कितना दिया जाएगा वो कहाँ से करेंगे डिटरमाइन, एज अकॉर्डिंग टू पार्ट 3। ठीक है, 49 में बात करते हैं एक्विजिशन ऑफ अ पार्ट और हाउस और बिल्डिंग। अब किसी हाउस या बिल्डिंग के कोई एक पार्ट को का एक्विजिशन हो रहा है, उसके लिए क्या प्रोविजंस है। तो द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल नॉट पुट इन फोर्स फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग अ पार्ट ऑफ एनी हाउस मैन्युफैक्चरी और अदर बिल्डिंग इफ द ओनर डिजायर्स दैट द होल ऑफ सच हाउस ट्री शैल बी सो एक्वायर्ड। मतलब जितना गवर्नमेंट को ठीक लगता है गवर्नमेंट उतना ही एक्वायर करेगी, ऐसा नहीं है कि जो ओनर है वो ये कहे कि आप मेरा पूरा एरिया जो है उसको एक्वायर कर लो, प्रोवाइडेड दैट द ओनर मे एट एनी टाइम बिफोर द कलेक्टर हैज मेड हिज अवार्ड अंडर सेक्शन 11 बाय नोटिस। मतलब वो चैलेंज कर सकता है, मॉडिफिकेशन की एप्लीकेशन दे सकता है, विड्रॉ कर सकता है। ठीक है ना, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट इफ एनी क्वेश्चन शैल अराइज एज टू वेदर एनी लैंड प्रपोज टू बी टेकन अंडर दिस एक्ट डज और डज नॉट फॉर्म विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन द कलेक्टर शैल रेफर। अगर मुझे कंपनसेशन से रिलेटेड कोई मैटर्स आता है कि किसी हाउस के पार्ट को, बिल्डिंग के पार्ट को, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के पार्ट को एक्वायर किया जा रहा है तो वो रेफर कर सकता है कलेक्टर मैटर को कोर्ट में। ठीक है ना, वो इस सिमिलर सिचुएशंस हैं। In deciding on such a reference, the court shall have regard to the question whether the land supposed to be taken is reasonably required or not। और जब कोर्ट के पास मैटर जाएगा तो कोर्ट देखेगी कि ये जो मैटर है मतलब ये जो सिचुएशन है एक्विजिशन की उस हाउस के पार्ट को वो कितनी ज़रूरी है, उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है। ठीक है ना, तो के बाद है इफ इन द केस ऑफ अ क्लेम, अगर कोई क्लेम अराइज होता है एज टू द डिटर्मिनेशन ऑफ द कंपनसेशन or the objection subsection section 23 subsection 1 thirdly by a person interested on account of serving of the land to be acquired from his other land, the appropriate government of the opinion the claim is unreasonable or excessive, it may at any time before the collector has made his award order the acquisition of the whole of the land or which the land first sought to be acquired forms a part। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि उसको पूरा लैंड एक्वायर करना चाहिए, ठीक है ना, या फिर कोई और लैंड उससे एडजॉइनिंग है तो वो कलेक्टर को बोल के अवार्ड पास करवा सकती है दूसरे लैंड के लिए। सिंपल सा। इन द केस लास्ट में क्या बात करी गई है, नो फ्रेश डिक्लेरेशन और अदर प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 6 to 10 both inclusive shall be necessary but the collector shall without delay furnish a copy of the order of the appropriate government to the person interested। मतलब ये सिंपल सी बात है, जो उसका लैंड एक्वायर होना है उसके बारे में डिक्लेरेशन है तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, अगर कोई भी उसकी क्लेम है सबसे पहले वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को बताएंगे, जो कलेक्टर साहब है। ठीक है, सेक्शन 50 में बात करेंगे एक्विजिशन ऑफ लैंड एट कॉस्ट ऑफ अ लोकल रेट और कंपनी। अब जो एक्विजिशन होगा लैंड का तो वो किस रेट पे होगा, तो जो लोकल कॉस्ट होगी किसकी, अथॉरिटी की या किसी कंपनी की, उस रेट पे होगा। सिंपल सा इसमें यही बोला गया है। इसका क्लॉज 2 पढ़ेंगे आप, वो सबसेक्शन 2 पढ़ेंगे तो इन एनी प्रोसीडिंग हेल्ड बिफोर अ कोर्ट और वो बिफोर अ कलेक्टर और कोर्ट इन सच केसेस द लोकल अथॉरिटी और कंपनी कंसर्न में अपीयर एंड एड्यूस एविडेंस फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन। ठीक है ना, अगर कोई प्रोसीडिंग्स चलती हैं कोर्ट या कलेक्टर के सामने तो लोकल अथॉरिटी या कोई भी कंपनी कंसर्न जो है वो अपीयर हो सकती है, एविडेंस पेश कर सकती है अपने। ठीक है ना, कि अमाउंट ऑफ कम्पनसेशन इतना होना चाहिए। ठीक है ना, और एज पर सेक्शन 18 में एंटाइटल्ड और रेफर करने के लिए मैटर कोर्ट के लिए।
इसके बाद 51 में आता है एग्जाम्पशन फ्रॉम स्टैम्प ड्यूटी एंड फीस। अब नो अवार्ड और एग्रीमेंट मेड अंडर दिस एक्ट शैल बी चार्जेबल। अब कोई भी अवार्ड या एग्रीमेंट जो भी पास होगा रिटन में, वो उस पे एक तो रजिस्ट्रेशन एक्ट लागू नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा, और उस पर कोई स्टैम्प ड्यूटी भी नहीं दी जाएगी। इसके बाद जो सर्टिफाइड कॉपीज होंगी इनकी, उनको एज एन एविडेंस कंसिडर किया जाएगा कोर्ट में। ठीक है ना, तो ये आप जरूर याद कर लेना, 51 इंपॉर्टेंट है। नोटिस इन केस ऑफ सूट फॉर एनीथिंग डन इन परसुएंस ऑफ द एक्ट, मतलब इस लैंड एक्विजिशन के लिए और इसकी कंप्लायंस के लिए कोई भी नोटिस इशू किया जाएगा। नो सूट और other proceedings shall be commenced or prosecuted against any person for anything done in pursuance of this act without giving to such person a month previous notice in writing। मतलब कोई भी सूट, नोटिफिकेशन, डिक्लेरेशन, अवार्ड, उसमें एटलीस्ट अ मंथ का प्रीवियस नोटिस दिया जाएगा। अब सीपीसी अप्लाई होगी जितनी भी प्रोसीडिंग्स चलेंगी यहाँ पे कोर्ट में। ठीक है, 54 में अपील्स कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं? अपील इन प्रोसीडिंग्स बिफोर कोर्ट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सीपीसी एप्लीकेबल टू द अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्रीज। अब जो अपील्स होगी वो किस तरीके से होगी, तो उस पर भी सीपीसी के रूल्स ही एप्लीकेबल होंगे। ठीक है ना, जैसे सीपीसी में सूट फाइल होता है तो कोर्ट में रेफर करा जाएगा मैटर, फिर उसकी अपील भी उसी तरीके से होगी जैसे कोर्ट ऑफ लॉ चलता है। ठीक है, 55 में है कि रूल्स बनाने की पावर किसको है? तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को है रूल्स बनाने की पावर। ठीक है ना, प्रोवाइडेड एट द पावर टू मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ पार्ट 7 ऑफ दिस एक्ट शैल बी एक्सरसाइजेबल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी जो पार्ट 7 हमने जो पढ़ा था, अभी ये पार्ट 7 पढ़ा था हमने, 8 पढ़ा था आई बिलीव, हमने पार्ट 8 पढ़ा था। हाँ, पार्ट 8 पढ़ा था, जो इससे पहला वाला हमारा पार्ट 7 था। पार्ट 7 में जो पावर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को है, बाकी सब में पावर्स अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। ये अच्छे से आप याद रख लेना। ठीक है ना, एंड सच रूल्स में बी मेड फॉर द गाइडेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड द ऑफिसर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रोवाइडेड फर्दर डेट एवरी सच रूल मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट शेड बी लेड। अब जो भी रूल सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी उसको पहले पार्लियामेंट में रखा जाएगा, पार्लियामेंट से पास होगा तब वो एप्लीकेबल होगा। ठीक है ना, उसके सेशंस आप याद रखा करो, 2 और मोर सक्सेसिव सेशंस, मतलब लगातार। लास्ट का प्रोवाइडर पढ़ते हैं, प्रोवाइडेड ऑल्सो डेट एवरी सच रूल shall be made by state government shall be laid वो shall be laid as soon as मे बी आफ्टर इट इज मेड बिफोर। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रखे जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट बनाई जाएगी वो अपने लेजिस्लेचर के सामने, असेंबली के सामने रखेगी। पावर टू मेक ऑल्टर एंड ऐड टू रूल्स अंडर सबसेक्शन 1 shall be subject to the conditions of the rules being made or altered आफ्टर प्रीवियस पब्लिकेशन। मतलब जो सबसेक्शन 1 में जो भी रूल्स बनाए जाएंगे, मतलब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो भी बनाएगी उसका प्रॉपर पब्लिकेशन होगा। ठीक है, और पब्लिकेशन होगा, फिर उससे ऑब्जेक्शन आएंगे, फिर कुछ लोकल अथॉरिटीज के सजेशंस आएंगे, उनको कंसिडर किया जाएगा, तब जाके वो एप्लीकेबल होगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं ऑल सच रूल्स ऑल्ट्रेशन एंड एडिशन शैल बी पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गज़ेट एंड शैल देयरअपॉन हैव द फोर्स ऑफ द लॉ। सिमिलर बात इसमें बोली गई है। ठीक है ना, तो ये बात हमारी आज यहाँ पे खत्म हो गई। ठीक है, हमने इतना पढ़ लिया अपना, आज हमारा ये कंप्लीट हो चुका है अपना लैंड एक्विजिशन एक्ट। ठीक है, हाँ देखो, ये एक्विजिशन फॉर लैंड फॉर कंपनीज, कंपनीज के लिए जो लैंड बनाएंगे उसके लिए जो रूल्स बनेंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। पार्ट 7 यही था हमारा, हमने लास्ट वाले सेक्शन में पढ़ा था 55 में। वो हम कल से देखते हैं हम कौन सा सेक्शन स्टार्ट करते हैं, वो कौन सा स्टार्ट करते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि दिल्ली लैंड रिफॉर्म से स्टार्ट कर दें, क्योंकि हमारा राइट टू फेयर कंपनसेशन जीमिट की क्लास में चल रहा है 8 o'clock। ठीक है, तो हम दिल्ली लैंड रिफॉर्म से स्टार्ट कर देते हैं। तो जो बच्चे लाइव क्लास कर रहे हैं वो फिर दिल्ली लैंड रिफॉर्म यहाँ से कर लेंगे हमारे यूट्यूब चैनल से। ठीक है ना, फिर जल्दी से हो जाएगा दिल्ली लैंड रिफॉर्म। वो दिल्ली लैंड रिफॉर्म्स में आप मान के चलो 10 दिन लग जाएंगे लगभग, 20 से पहले हम दिल्ली लैंड रिफॉर्म्स भी खत्म कर देंगे, और हम जो है कुछ और स्टार्ट कर देंगे, शायद पंजाब लैंड रेवेन्यू स्टार्ट कर दें। ठीक है ना, क्योंकि राइट टू फेयर कंपनसेशन तो ऑनलाइन हो ही रहा है हमारा। ठीक है ना, तो आप ऐसे ही बढ़ते रहिए, चाहे कंटेंट अच्छा लग रहा है तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से हमसे ऐड हो सकते हैं। और लॉ से रिलेटेड एमसीक्यूज चाहिए, हमारा कंटेंट चाहिए, तो आप हमारा हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल नंबर पे। और वो सारी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, उसका लिंक हमारी हर वीडियो के पिन कमेंट में मिल जाता है। ठीक है ना, रहता है, हम लोग मेंशन करते हैं।
थैंक यू वेरी मच, अच्छे से पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।